guys, how are you all? I hope you all are doing really very great. I am CA Sonali and welcomes you on this lecture number 3 of our CA Foundation Accounts lecture series. So in the previous 2 lectures guys, we have started with the theory, as you all know. We have completed the basic introduction part, and then in yesterday's lecture we have covered our chapter number 1 का unit number 2 about the principal conventions. ये सारा हमने कवर किया था. Let's revise quickly what we did in the last lecture. देखो यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस था. इसमें मैंने आपको बताया था 13 हेडिंग ही आपको याद रखना है. इसके बारे में ICR मल्टीपल टाइम्स दे यूज्ड टू आस्क द थियरी क्वेश्चन. सो in 13 headings we have divided into 3 parts. First 3 is your accounting assumptions. So accounting assumptions means may or may not be, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. So there are 3 accounting assumption: going concern, consistency and accrual basis of accounting. So going concern बोलता था business have foreseeable future, आपका business लंबा चलेगा, 1 या 2 साल में बंद नहीं होगा. Then कंसिस्टेंसी कंसेप्ट सेज अगर आप लेट्स अज्यूम करो WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हो तो यू शुड फॉलो कंटिन्यूअसली दैट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन until and unless change is required by law, change is required by accounting standard and when management think for better financial statement का presentation. So ये था आपका कंसिस्टेंसी. और लास्ट था आपका अक्रूवल. अक्रूवल मैंने बोला था अक्रूवल कॉन्सेप्ट मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है. ये बोलता है it may be receive or receivable, it may be paid or payable, you are going to record that transaction in your books of account. तो ये 3 अकाउंटिंग अजम्पशन थे. आई होप दिस इज क्लियर. देन हमने देखा था कन्वेंशन. कन्वेंशंस मतलब क्या? कन्वेंशन मीन्स कॉमन रूल विच इज कमिंग बाय सम ट्रायल एंड रन. सो देर आर 3 कन्वेंशंस इन योर सिलेबस. दिस ओनली 2 कन्वेंशन इज गिवन बट डिस्क्लोजर मैं ऐड करती हूँ. सो कन्वेंशन में है सबसे पहला था आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या इसी का नाम था कंजर्वेटिज्म. सो मैंने बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया था. मैंने आपको बोला था अगर आपको पेपर अच्छा नहीं जाता तो आप चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला जमा करते हो कि पेपर अच्छा नहीं गया, मैं फेल हो जाऊंगी, है ना. बट वही पेपर अगर आपको अच्छा जाता है तो आप किसी को नहीं बताते, चुप चुप होते हो. कोई पूछता है तो बस बोलते हैं हाँ ठीक था, देखेंगे रिजल्ट आने पे, है ना. सो दिस इज हाउ कन्वेंशन मीन्स कॉमन रूल. ये रूल ऐसे बोलता है कि अगर कंपनी के फ्यूचर एंटीसेप्टेड लॉसेस है, देखो फ्यूचर के वो भी एंटीसेप्टेड वो भी लॉसेस है, तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज हमें ये यूज़र को बताने हैं. लेकिन अगर कंपनी के फ्यूचर एंटीसेप्टेड प्रॉफिट है तो चुप बैठो, किसी को मत बताओ. इसके बारे में रीज़न भी मैंने आपको कल बताया था. देन कमिंग ओवर टू डिस्क्लोजर पार्ट. जब भी आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको डिस्क्लोजर पार्ट बोलते हैं. उसमें जब भी आप कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी स्टार्ट करते हो यू हैव टू डिस्क्लोज. अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी स्टॉप करते हो तो यू हैव टू डिस्क्लोज. एंड देन हमने देखा था कन्वेंशन में मटर्निटी. मैंने आपको बोला था कि मटर्निटी इज अ समथिंग विच इज़ गोइंग टू चेंज योर बिजनेस डिसीजन. ये आपके बिजनेस के डिसीजन पे बेस होती है. ये साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा बंदा डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मटेरियल है कि नहीं है मतलब डिसाइड होती है. सो यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था. मैंने आपको बोला था देयर इज़ 2 बिजनेस. एक बिजनेस का टर्नओवर है 120 CR, दूसरे का टर्नओवर है जस्ट 12 लाख. ओके. सो अगर 400 रुपीज़ का कैलकुलेटर आप परचेस करते हो तो जिसका टर्नओवर 120 CR है उस बिज़नेस के लिए इतना मटेरियल नहीं है. बट जो बिज़नेस जिसका टर्नओवर जस्ट 12 लाख है, क्या उसके लिए मटेरियल है? हाँ जी हाँ, उसके लिए ये मटेरियल है. तो दिस इज़ व्हाट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज़. नाउ कमिंग ओवर टू 7 प्रिंसिपल्स. गाइज मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था. प्रिंसिपल मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स यू हैव टू फॉलो, मतलब यू हैव टू फॉलो, देयर इज़ नो ऑप्शन. अजम्पशन और कन्वेंशंस में आपके पास ऑप्शन होता है लेकिन प्रिंसिपल्स में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है. आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा. सो देयर आर 7 प्रिंसिपल. फर्स्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो बोलता था बिजनेस इज अ डिफरेंट एंड ओनर इज अ डिफरेंट. देन था आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो बोलता था
कि दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मॉनिटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो चीज़ पैसे में आप मेजर कर सकते हो, मॉनिटरी टर्म्स मीन्स पैसे में मेजर करना, जो चीज़ आप पैसे में मेजर कर सकते हो उसी को आपको डिस्क्लोज करना है। कहाँ पे? या तो उसी को आपको रिकॉर्ड करना है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। थर्ड था पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये आपको बोलता था कि भाई रेवेन्यू का पीरियड शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस का पीरियड। अगर 3 मंथ का रेवेन्यू ले रहे हो तो उसके रिलेटेड 3 मंथ का ही एक्सपेंसेस डालो, उससे ज़्यादा डालो मत। देन था आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो बोलता था कि एवरी डेबिट हैव इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, है ना। सॉरी, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता था कि आपको हर पीरियड के क्या बनाने हैं, सॉरी माय मिस्टेक, आपको हर पीरियड के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि रेवेन्यू का पीरियड शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस का पीरियड। देन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपकी जो भी एसेट है वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट या आप बोल सकते हो परचेस प्राइस पे ही रिकॉर्ड होगी अनटिल एंड अनलेस इट शुड बी रियलाइज। जब रियलाइज करोगे तभी आप इसको मार्केट वैल्यू पे दिखा सकते हो, है ना। ये था आपका कॉस्ट एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एंड एक आता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो बोलता है एवरी डेबिट हैव इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। अकाउंट्स में हम ड्यूअल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं और आपको हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप दिस इज़ ए क्लियर गाइज। ये 13 हेडिंग्स थी जो आपको याद करनी थी। आज हम मूव करेंगे आपके नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट नंबर 3। चलो चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे, देखते हैं यूनिट नंबर 3 क्या बोलता है। आपका यूनिट नंबर 3 है रिलेटेड टू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, है ना। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। चलो इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से सुनना तो क्या होगा ना, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इजीली। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स अज्यूम करो मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है गाइस, ठीक है। मैंने एक बिजनेस किया है, कौन सा करेंगे बिजनेस स्टार्ट? चलो करते हैं एसी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। कौन सा? एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इस एसी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के लिए आई नीड वन मशीन, है ना। एसी बनाने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा, तो आई नीड अ लॉट्स ऑफ मशीनरी। बट अज्यूम करो आप, फॉर अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, कि मुझे एक ही मशीन से मैं एसी बना लेती हूँ, ठीक है। या तो ऐसा टेक्निक है जिसकी वजह से आपको मल्टीपल मशीन की ज़रूरत नहीं है, एक मशीन में सारा सामान डालो आपका एसी बाहर निकल आएगा, ऐसा मशीन है, ठीक है। तो गाइस, तो ये मशीन जो है ना वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट आई डिड, सिंगापुर से मैंने इस मशीन को ऑर्डर किया है। कहाँ से? आई हैव ऑर्डर दिस मशीनरी फ्रॉम सिंगापुर। सो इस मशीनरी का कॉस्ट है कुछ 2 करोड़ के आसपास, ठीक है। 2 करोड़ के आसपास इस मशीनरी का कॉस्ट है। देखो गाइस, सिंगापुर से क्योंकि मैंने मशीन ऑर्डर किया है, बट ये मशीन सच में मेरे बिजनेस, क्योंकि मैं 2 करोड़ खर्चा कर रही हूँ, तो ये मशीन सच में मेरे बिजनेस के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, इस पर मुझे डाउट था। इसलिए मैंने क्या किया, मेरे जो 2 डायरेक्टर्स हैं, 2 डायरेक्टर्स फ्रॉम माय कंपनी, 2 डायरेक्टर्स को मैंने क्या किया, सिंगापुर भेजा, ठीक है। नाम क्या लेंगे? सिया एंड रिया मेरे कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये मशीन ऑर्डर करने से पहले मैं सिया और रिया को सिंगापुर भेजा। उनको बोला एक काम करो, जाओ चेक करके आओ कि जो मशीन है वो सही है कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं अपने बिजनेस के लिए। तो इनको मैंने सिंगापुर भेजा। तो ऑफकोर्स ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रही है, ये तो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं जा रही है। इसलिए इनकी ट्रैवलिंग का और रहने का कॉस्ट मुझे आया कुछ आसपास 5 लाख, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा कम है आई थिंक, पर ठीक है चलो। तो सिया और रिया को मैंने भेजा, जो मेरी कंपनी की डायरेक्टर्स हैं। तो इनके ऊपर मैंने खर्चा किया, इनका रहने का, खाने का, जाने का, आने का 5 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया। और तो मुझे एक बात बताना, क्या ये खर्चा रिलेवेंट टू माय बिजनेस है? हाँ जी हाँ, रिलेवेंट टू माय बिजनेस है, इसलिए मैंने कर दिया। अब सिया और रिया ने बोला कि मैडम
मशीन इज़ अ वेरी गुड। अगर हम एक मशीन परचेस करते हैं तो हमको मल्टीपल मशीन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऑर्डर कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो ऑर्डर कर देते हैं। तो आई हैव ऑर्डर दिस मशीन गाइज। अब ये मशीन बहुत बड़ा है, यू नो, बहुत 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 बड़ा है। लेट्स अज्यूम करो एक कंटेनर जितना ये मशीन है, ठीक है। सो प्लेन से तो आ नहीं सकता, इसीलिए बाय सी कैसे आया ये देखो यहाँ पे पानी है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। और ये है हमारा मशीन, और ये है शिप। आप अज्यूम कर लो यार, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये शिप है और यहाँ पे आपका मशीन है, ठीक है। तो ये मशीन कैसे आया वाया सी? ये कहाँ पे आया पता है? ये आया इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? मुंबई पोर्ट, ठीक है। देखो ये मशीन वाया सिंगापुर आया कहाँ पे? इंडिया में, मुंबई पोर्ट पे। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये मशीन फुकट में आएगा क्या? आप बोलोगे नहीं मैडम, इसके लिए खर्चा लगेगा। तो गाइज इसके लिए खर्चा लगा। लेट्स अज्यूम करो ये जो इसका ट्रैवलिंग कॉस्ट था, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में मुझे लगा कुछ लगभग 5 लाख। देन क्योंकि मुझे डर था, इतना महंगा मशीन है भाई, ये कहीं डूब ना जाए पानी में, इसलिए मैंने इसका इंश्योरेंस कराया, जिसको बोलते हैं हम मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। ये मरीन इंश्योरेंस था कुछ 15 लाख का। इंश्योरेंस ज़्यादा का होता है मरीन इंश्योरेंस, क्योंकि अगर वो डूब जाता है तो पूरा की पूरा ही इंश्योरेंस वाले को हमें रिफंड करना होता है, इसलिए ज़्यादा का ही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये मैंने इंश्योरेंस कराया। फिर ये मशीन आया कहाँ पे पता है? मुंबई पोर्ट पे। नाउ वी ऑल नो ये तो मुंबई पोर्ट है। लेट्स अज्यूम करो हमारा फैक्ट्री है हैदराबाद में, ठीक है। हमारा फैक्ट्री कहाँ है? हैदराबाद में। क्योंकि नियरेस्ट जो पोर्ट था तो वो था आपका मुंबई पोर्ट, इसीलिए हमने इसको मुंबई में लाया। अभी हैदराबाद में तो सी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे तो डायरेक्टली ला नहीं सकते, इसलिए मुंबई में लाया, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मुंबई पोर्ट पे आया, मैं उसको उतार रही थी, तभी यहाँ पे एक गार्ड था। बोला मैडम, मैंने बोला हाँ। बोला कस्टम ड्यूटी, मैंने बोला ओके, कस्टम ड्यूटी भी देना पड़ेगा? बोला हाँ। मैंने बोला कितना? बोला लगभग कुछ 10 लाख। आपने मशीन लाया, इंडिया में यूज़ करोगे? मैंने कहा हाँ। बोला इसीलिए आपको 10 लाख रुपए इसकी कस्टम ड्यूटी के देने पड़ेंगे, अगर नहीं दोगे तो मैं इसको यहाँ से जाने नहीं दूँगा। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई। मशीन तो क्लियर करवाना था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको कस्टम ड्यूटी दे दी। अभी ये मशीन आ रहा है वाया रोड। कैसे आ रहा है? वाया रोड आ रहा है। देखो यहाँ पे एक वो है, ठीक है, और इसमें ये मशीन है, ठीक है। ये वाया रोड आ रहा है कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। तो गाइज मुझे एक बात बताना, ये जो ट्रक वाला है, ट्रॉली वाला है, जो भी है, क्या ये फुकट में लाएगा? आप बोलोगे नहीं मैडम। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया पता है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए कुछ 2 लाख के, और इसके लिए भी मैंने इंश्योरेंस बनवाया, क्योंकि ये रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो भाई कुछ 5 लाख का, ठीक है। ऐसे कर करा के मैंने ये मशीन कैसे तो करके हैदराबाद लाया, ठीक है। अभी यहाँ पे ना मेरा फैक्ट्री है हैदराबाद में, यहाँ पे ऐसा मेरा बड़ा सा फैक्ट्री है, ठीक है। अज्यूम करो ये फैक्ट्री है, ठीक है। चलो इस फैक्ट्री में मुझे इस वाले एरिया में इस मशीन को इंस्टॉल करना है, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए मैंने कुछ लोगों को बुलाया, हैदराबाद के टेक्नीशियंस को बुलाया। बोला भाई मशीन इंस्टॉल करके दो। बोला मैडम बहुत ही नया टेक्नोलॉजी का मशीन है, वी कांट इंस्टॉल दिस मशीन। मैंने बोला क्या? बोले हाँ। फिर मैंने सिंगापुर कॉल किया, ठीक है। मैंने सिंगापुर कॉल किया और मैंने वहाँ पे वो कंपनी को बोला भाई ये मशीन तो हमारे यहाँ कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता, आप एक काम करो, आप क्या करो, आपके वहाँ के लोग भिजा दो जो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ओके। तो यहाँ से लेट्स अज्यूम करो जैक एंड जोनस, जैक एंड जोनस 2 लोग आए, इंडिया में आए, तो इनके ऊपर खर्चा तो मुझे करना पड़ेगा,
ठीक है। तो इनके ऊपर लगभग 3 लाख रुपए का मेरा खर्चा लग गया, इनका आना जाना और फिर इनको यहाँ पे इंडिया में रहने का इंतज़ाम करना। ठीक है, वो आए, फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये जो तेरा सरफेस है ना, वी कांट इंस्टॉल योर मशीन इन दिस सरफेस, वी नीड अ समथिंग लाइक वी नीड अ सम बेस, सम डिफरेंट बेस। तो ठीक है, मैंने बोला उनके हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे बेस बनवाया जिसमें मुझे लगे 50,000 रुपीज़। देन बोले ओके, मैंने बोला अब इंस्टॉल हो जाएगा, बोले हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे मशीन इंस्टॉल करने लगे। ठीक है गाइस, इन लोगों ने मशीन इंस्टॉल तो किया। अब देखो, मशीन जैसे ही इंस्टॉल किया, इसका मैं क्या ले रही थी, ट्रायल ले रही थी। ओ भाई ट्रायल ले रही थी, मशीन किसका मंगवाया था जी, हमने मशीन मंगवाया था एसी मैन्युफैक्चरिंग का, है ना, डू यू रिमेंबर गाइस। ये मशीन तो एसी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा था, लेट्स अज्यूम करो ये मशीन बना रहा था प्रोजेक्टर। ओ माय गॉड, वो भी एकदम वाहियात प्रोजेक्टर। ओके, तो ये मशीन तो एसी नहीं बना रहा, प्रोजेक्टर बना रहा था एंड आई वाज शॉक। तो वो जो जैक एंड जोनस थे वो बोला मैडम डोंट वरी, दिस इज़ अ ट्रायल फेज, लेट मी डू मोर ट्रायल एंड रन। मैंने कहा ओके। तो ये प्रोजेक्टर ऐसे करके उन्होंने 4-5 प्रोजेक्टर निकाले, जो कि मेरा नुकसान हो गया जिसमें कि कुछ 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का नुकसान हो गया। प्रोजेक्टर बने जो कि यूज़ भी नहीं कर सकती। तो ओ माय गॉड, मेरे तो नुकसान हो गया। अब जैसे ही ट्रायल रन हुआ तो अभी ओके मशीन मेरा एसी एकदम बढ़िया सा एसी उसमें बन के आ रहा है, बहुत ही अच्छे से। एक बार डालो, सब चीज़ें डाल दो, वो खुद से असेंबल करके डायरेक्टली एसी बाहर निकालता है। इतना सुंदर, इतना अच्छे से मेरा मशीन इंस्टॉल हो गया। बट ये प्रोजेक्टर का जो पैसा था गाइस, ये तो मेरा वेस्ट है ना। इसलिए मैंने आप में से किसी को बोला भाई किसी बंदे को ढूंढ जो इसको सही करके बेच सके मार्केट में। तो आपने बोला मैडम 2 लाख का नुकसान हुआ है ना। मैंने कहा हाँ। बोले मैडम 2 लाख तो नहीं, आप एक काम करो, इसको ना 50,000 में बेच दो। कितने में? मैंने कहा कितने में? बोला 50,000 में। मैंने बोला ठीक है भाई, फिर भी 2-1.5 लाख का नुकसान तो है, बट ठीक है 50,000 तो रिकवर हो रहे ना, ठीक है। तो मैंने इसको 50,000 में बेच दिया। फिर भी मेरा नेट नुकसान कितना है गैस? 1.5 लाख रुपये का। चलो, अब ये मशीन आया, इतना अच्छे से एसी बन रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका इनॉग्रेशन करें मस्त पे की। सभी स्टूडेंट्स को बुलाया, है ना। अब सभी को मैंने बुलाया और मैंने बोला बेटा आ जाओ, इनॉग्रेशन है मशीन का मेरे, और खाने के लिए आप सबको कचौरी समोसा, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि आपको लंच वंच करा दूँ, तो मैंने कचौरी समोसा रखा, ठीक है। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स भी था साथ में, ले लो, पिज़्ज़ा बर्गर भी था, ऐसे तो कुछ स्नैक्स थे, ठीक है, वो रखे। आप लोगों ने भर भर के खाया। मुझे बोला मैडम बहुत अच्छा था खाना, किसी ने मशीन तो नहीं देखा बट खाना खा के आप लोग चलिए, ठीक है। इस खाना खाने पे, ये सब अरेंजमेंट करने पे, इतने सारे स्टूडेंट को बुलाने पे मुझे अगेन 2 लाख का खर्चा हुआ, ठीक है। चलो, नाउ माई मशीन इज़ वर्किंग वेरी गुड। मेरी मशीन अच्छे से काम कर रही है, एसी बना रही है एंड इट वर्किंग लाइक अ वाव। गाइज मुझे बताना अब इसमें से कौन से एक्सपेंसेस मैंने कैपिटलाइज करनी चाहिए। देखो, जिसको मैं रेड कलर कर रही हूँ वो सारे हम कैपिटलाइज करेंगे। चलो बताती हूँ क्यों। देखो, हमने सिंगापुर गए, मशीन लाया, क्या मशीन का कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए? आप बोलोगे हाँ मैडम, ऑफ कोर्स होना चाहिए। ये 2 करोड़। देखो, ये डायरेक्टर्स जो हैं ये किसके लिए जा रहे हैं? मेरे लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं। बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है विच कैन बी इंक्लूडेड इन द मशीन। येस, मशीन रिलेटेड ही है, तो ये 5 लाख भी हम इसमें कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, ये सिया और रिया अपना पर्सनल एक्सपेंसेस करेगी, वहाँ जाके घूमेगी फिरेगी, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगी, ठीक है। चलो, देन मशीन हमने लाया था कहाँ से? कैसे? सी से। तो ट्रांसपोर्टेशन के 5 लाख लगे थे और इंश्योरेंस निकाला था 15 लाख का। ये भी कैपिटलाइज हो जाएंगे बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू मशीन, है ना। नाउ दैट मशीन इज कमिंग इन द मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट पे आया, कस्टम ड्यूटी पे किया। क्या मशीन रिलेटेड है? हाँ जी हाँ, तो ये भी कैपिटलाइज होगा, राइट। अभी देखो,
देन वी बॉट दिस मशीन फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद। ये ट्रांसपोर्टेशन क्या मशीन के रिलेटेड है? हाँ जी हाँ, ये भी होगा। और ये इंश्योरेंस का 5 लाख भी कैपिटलाइज हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, इस जैक एंड जोन को बुलाया, मशीन रिलेटेड बुलाया क्या? हाँ, तो ये 3 लाख भी कैपिटलाइज होंगे। ये जो बेस बनाया क्या मशीन के रिलेटेड है? हाँ जी हाँ, ये भी कैपिटलाइज हो जाएंगे। देन ये 1.5 लाख का लॉस हुआ, क्या मशीन के रिलेटेड हुआ? हाँ, क्या मशीन मेरी बनी थी? नहीं बनी थी, तो ये 1,50,000 भी कैपिटलाइज होंगे। बट गाइज याद रखना, भूलना मत, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस क्या मशीन रिलेटेड है? मतलब मशीन के रिलेटेड खर्चा किया मैंने? नहीं किया। क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देंगे? आप लोग कचौरी समोसा खा के जाओगे, भूल जाओगे। क्या लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए ये इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे। ठीक है, कैपिटलाइज ये इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस नहीं होंगे, इसको हम रेवेन्यू मानेंगे। रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, मैं आपको बताऊंगी, बट इसको हम रेवेन्यू ही कंसिडर करेंगे। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे। ठीक है, सो ये था। आई होप कि आपको क्या क्या कैपिटल करना है वो समझ में आएगा। कैपिटलाइज करने के लिए लिमिटेड चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें आपकी रेवेन्यू नेचर की ही है, इसलिए मैंने कैपिटल क्या ये बताने के लिए ये बताया। और हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक बार टॉपिक पे चलते हैं। चलो, क्या बोलता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से। ठीक है, तो सबसे पहला तो है एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। ओके, फिक्स एसेट को अक्वायर करना, चाहे वो टैंजेबल हो चाहे वो इनटैंजेबल हो। वी ऑल नो व्हाट इज इंटैंजेबल एसेट। डू यू नो व्हाट इज इंटैंजेबल एसेट? इनटैंजेबल एसेट मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, ऐसी सारी एसेट मतलब इंटैंजेबल। जैसे इंटैंजेबल एसेट का अगर मैं एग्जांपल दे दी तो गुडविल, एक मिनट, गुडविल है आपका, है ना, कॉपीराइट है, देन आपका पेटेंट है, आपका ट्रेडमार्क है, आपका ब्रांड वैल्यू है। ये सारी जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट इसके ये एक हमारी एसेट है जो कि दिखती नहीं है, बट इसके लिए तो हमने पैसे पे किए, है ना, तो इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पे बोला है कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से? एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इट मे बी अ टैंजेबल और इनटैंजेबल, कोई भी हो, बट अगर आप फिक्स एसेट को एक्वायर कर रहे हो, जैसे हमने सिंगापुर से मशीनरी एक्वायर करी, फिक्स है, हाँ जी है, तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। अगर किसी से हम गुडविल परचेज कर रहे हो, फिक्स है, हाँ जी है, इंटैंजेबल है बट फिक्स है, ठीक है। और टैंजेबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि डेस्क है, फैन है, प्रोजेक्टर है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इट इज़ अ टैंजेबल इन द नेचर। देन उन्होंने बोला है कि एक्विजिशन करने के लिए जो ऑल एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द फिक्स एसेट, उस एसेट के रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस। देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। देखो सिंपल है, एक बार फिक्स एसेट अक्वायर कर लिया तो कौन से सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होंगे? ये सारे एक्सपेंसेस। उसको अक्वायर करना, डायरेक्टर गए तो उनके लिए पैसा, उस एसेट के रिलेटेड ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट आई वुड से टिल दैट एसेट बिकम रेडी टू यूज। व्हाट? एक मिनट, टिल दैट एसेट becomes ready to use whatever expenses, कोई भी एक्सपेंसेस। देखो यहाँ तक हमारी एसेट रेडी टू यूज़ नहीं थी, प्रोजेक्टर बन गए थे गलती से तो अभी भी रेडी टू यूज़ नहीं है, लेकिन जब से एसी बनना स्टार्ट हो गया तब से वो क्या हो गया? रेडी टू यूज़। तो यहाँ तक के सारे खर्चे हम कैपिटलाइज करेंगे, इसके बाद के खर्चे हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर गाइज, लीगल फीस हो चाहे कुछ भी हो, ये सारे खर्चे देखो, टू मेक असेट रेडी टू यूज ऑल एक्सपेंसेस इज ए कैपिटल एक्सपेंसेस, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो कैपिटल ही आपको ध्यान रखना है, कैपिटल इतने ही है, बाकी सारे क्या है? रेवेन्यू इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाना।
और इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी। एफिशिएंसी इंक्रीज करना या तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करना, ये क्या होता है मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। लेट्स अज्यूम करो ये एसेट मैंने परचेस करी है ना। अभी ये एसेट परचेस करने के बाद आफ्टर 2 इयर्स क्या हुआ पता है, ये जो सिंगापुर की कंपनी थी, ठीक है, इसका मुझे कॉल आता है कब, आफ्टर 2 इयर्स, कि मैडम, मैंने कहा हाँ, बोला एसी में ज़बरदस्त अपडेशन आया है। मैंने बोला क्या आया है, बोला इतना सुंदर एसी, इतना भयंकर एसी, इतना वारंटी गारंटी के साथ आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, इसकी एफिशिएंसी करने के लिए आपको और 1 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा। बट जो एसी आप कुछ 50,000 को बेच रहे थे, अब वो एसी आप 70,000 को बेच पाएंगे। मैंने कहा हाँ, बोले हाँ। 2 साल बाद उसका कॉल आता है, मैडम क्या होगा, अपडेशन आया है, अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे एक बात बताना गाइज, अगर ये अपडेट मैं करूँगी तो क्या मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है? हाँ, इसमें कुछ अपडेशन आएगा, मेरे एसी की वारंटी ज़्यादा अच्छी हो रही है, एसी के पार्ट्स बहुत अच्छे से बन रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही है, तो क्या मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है या तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है? हाँ जी हाँ, बढ़ रही है। इसीलिए इंक्रीज इन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एसेट, ऑफ द फिक्स एसेट, एग्जाम्पल मशीनरी अर्लियर प्रोड्यूस, या तो ऐसे बोल रहा है वो कि बोल रहा है मैडम ये मशीन आपको साल में से कुछ 25 लाख यूनिट बना के देती थी ना, अब ये मशीन आपको 30 लाख यूनिट्स बना के देगी या तो 40 लाख यूनिट बना के देगी। तो क्या मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है? हाँ जी, बढ़ रही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन गाइज याद रखना, जैसे ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन में क्या हुआ, थोड़ा सा रिपेयर का खर्चा आया। यहाँ पे क्या हुआ कि ये मशीन सडनली काम करना बंद कर दी, तो मुझे इस मशीन को ना रिपेयर करना पड़ा। रिपेयर, देखो अगर आप कोई भी एसेट परचेस करते हो तो आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना ही होता है ना। तो इस मशीन को भी मुझे रिपेयर मेंटेनेंस कराना होता है, जहाँ पे मैं 10K ऐसा पर 2-3 मंथ्स में खर्चा करती हूँ। तो मुझे बताना कि ये जो रिपेयर मेंटेनेंस करा रही हूँ, क्या इससे मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है? आप बोलोगे नहीं। क्या रहा, मेरे मशीन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है। एफिशिएंसी इंक्रीज़ होना मतलब अर्लियर 25,000 मशीन बना रही थी, अब 45 बना रही है। अर्लियर 20,000 मशीन बना रही थी, अब 30 बना रही है। ऐसा हो रहा है? आप बोलोगे नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंसेस है इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखना, अगर एफिशिएंसी बढ़ती है तो कैपिटलाइज होगा। देखो, एक बार मशीन आ गई बिजनेस में, टिल दैट मशीन बिकम रेडी टू यूज वॉट एवर एक्सपेंसेस वी विल कैपिटलाइज, ठीक है। आफ्टर दैट नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हो, कैपिटलाइज नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप इसमें क्या हो रहा है, आपका एफिशिएंसी बढ़ रही है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो तभी आप कैपिटलाइज करोगे। अदरवाइज रेस्ट एवरी एक्सपेंसेस इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आर यू गेटिंग मी? देखो, कैपिटल एक्सपेंसेस, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट एंड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट till that asset become ready to use, increase in efficiency and productive capacity of fixed asset, है ना। तो ये है आपके कैपिटल एक्सपेंसेस। रेस्ट एवरीथिंग क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू मतलब गाइस, देखो यहाँ पे दिया है रेवेन्यू एक्सपेंसेस मीन्स अदर देन कैपिटल। अरे ये तो हमें पता है, बट होते क्या है, टू मेंटेन द रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब आप जो डे टू डे खर्चा करते हो ना, डे टू डे एक्सपेंसेस। कैसे मैं बोलूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड है ना, क्या क्या आता है, सैलरी, देन एडवर्टीजमेंट, या तो ट्रेडिंग एंड P&L का, ट्रेडिंग एंड P&L का जो डेबिट साइड है ना, वो सारा की सारा, जैसे सैलरी है, वेजेस है, परचेसेस है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डे टू डे हम करते हैं। ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं देती है, इसलिए ये सारे के सारे हमारे क्या है, रेवेन्यू है। जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देती है वही क्या है, हमारे कैपिटल है। तो आप इसको एक बार नोट कर लेना, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड देन ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है।
देन यहाँ पे एक दिया है रिपेयर में, अगर आप मेजर इफ रिपेयर कर रहे हो जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो कैपिटल, लेकिन नॉर्मल रिपेयर कर रहे हो फॉर मेंटेनेंस तो रेवेन्यू, जो मैंने ऊपर आपको बताया वही। सो ये था आपका कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन। देखो अभी ना कैपिटल एक्सपेंसेस क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है ये जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि बस मशीन आई तो वो कैपिटल, बस मशीन की एफिशिएंसी बढ़ रही है तो वो कैपिटल, नहीं, इसके लिए कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो 5 बेसिक कंसिडरेशन है इसको डिटरमाइन करने के लिए कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। देखो ये बेसिक कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। बेसिक कंसिडरेशन टू डिटरमाइन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस 4 to 5 मार्क्स के लिए बनता है, ठीक है। और बच्चे कैपिटल एंड रेवेन्यू दिखते ही कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस का डिफरेंस लिख के आते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग गाइस, ठीक है। सो यू शुड रीड क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट। आपको क्वेश्चन रीड करना है कभी भी। देखो 5 बेसिक कंसिडरेशन में है। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है। देखो मेरा बिजनेस ही फर्नीचर का है, मैं डील ही फर्नीचर में करती हूँ, तो मुझे एक बात बताना, फर्नीचर जो मैं बेचने के लिए यूज़ करती हूँ क्या मेरा कैपिटल है। आप बोलोगे नहीं मैडम वो कैपिटल कैसे हो सकता है, वो तो आप बेचने के लिए यूज़ कर रहे हो, वो तो आपकी इन्वेंट्री है। तो गाइज मेरा बिजनेस अगर फर्नीचर का है तो मेरे लिए फर्नीचर कैपिटल नहीं है, बट हाँ वही मेरे बिजनेस में कुछ फर्नीचर मैंने इंस्टॉल करके रखा है परमानेंट, मतलब मुझे भी तो कुछ फर्नीचर लगता होगा ना मेरे बिजनेस में, तो क्या वो कैपिटल है। हाँ वो कैपिटल है। तो नेचर ऑफ बिजनेस देखो, फॉर ट्रेडिंग डीलिंग इन द फर्नीचर परचेस ऑफ फर्नीचर इज अ रेवेन्यू expenditure, but for other trade the purchase of furniture should be treated as a capital expenses and shown in the balance sheet as a asset. दूसरा है रिकरिंग नेचर। रिकरिंग मतलब बार बार खर्चा, तो रिकरिंग एक्सपेंसेस इज जनरली रेवेन्यू इन नेचर, एंड नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होते वो जनरली कैपिटल इन नेचर होता है। पर्पज ऑफ बिजनेस, देखो मेरा बिजनेस का पर्पज क्या है। लेट्स अज्यूम करो मेरे बिजनेस का पर्पज़ है कि लेट्स अज्यूम करो मेरा बिजनेस है कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग का मेरा बिजनेस है, तो क्या वो कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में वो सारे कैलकुलेटर मेरे कैपिटलाइज होंगे? जी नहीं होंगे। लेकिन अगर वही मेरा बिजनेस दूसरा कुछ है तो मैं कैलकुलेटर को कैपिटलाइज करूँगी। द इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, मेरे अगर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट हो रहा है तो क्या है वो मेरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, अगर नहीं हो रहा है तो वो मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है। एंड देन है मटरलिटी, मैंने आपको इसके पहले भी मटरलिटी समझाया, इट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू चेंज योर डिसीजन, सो आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये 5 बेसिक कंसिडरेशन है। चलो आगे मूव करते हैं। देन दिया है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंसेस, ये भी डिफरेंस बहुत बार आता है, बट आपको बेसिक कंसिडरेशन पूछा है तो आपको ये 5 चीज़ें लिख के आनी है, और डिफरेंस पूछते हैं तो आपको ये डिफरेंस लिख के आना है। क्या बोलता है देखो, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड अ बेनिफिट ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड इज ए कैपिटल एक्सपेंसेस। लॉन्ग टर्म के लिए है दैट इज मोर देन 12 मंथ, तो कैपिटल। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोवाइड बेनिफिट ड्यूरिंग द करंट पीरियड, अगर छोटे टर्म के लिए लेसर देन 12 मंथ जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, तो ये क्या होगा आपका रेवेन्यू इन नेचर होगा। कैपिटल एक्सपेंसेस इज इनकर्ड फॉर पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, मेरे बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो जैसे कि मशीन आई मेरे बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ रही है तो कैपिटल इन नेचर। लेकिन अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो रही है, जैसे कि मैंने उस मशीन का रिपेयर कराया नॉर्मल, तो ये मेरा रेवेन्यू इन नेचर है। एग्जाम्पल दिया है परचेस ऑफ मशीनरी, कार, फर्नीचर, इसका दिया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरी, अकाउंटिंग स्टाफ, वेजेस, ये सब, ठीक है। चलो इसको देखते हैं क्या बोलता है ये। स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जो हमने पढ़ा उसी से है, देखो ध्यान देना। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। गाइज सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस करना क्या मेरे लिए नहीं है। लेट्स अज्यूम करो किसी ने वो मशीनरी ऑलरेडी परचेस करी, बट मैं वो मशीनरी वापस से परचेस कर रही हूँ, मैं अपने बिजनेस में उसको फिक्स नेचर के लिए लगा रही हूँ। मुझे बताओ भले ही सामने वाले के लिए सेकेंड हैंड हो, लेकिन मेरे बिजनेस में तो नई आ रही है, तो सेकेंड हैंड मशीनरी भी
भले ही सेकेंड हैंड मशीनरी हो, लेकिन वो मेरे बिजनेस में आ रही है पहली बार, तो मैं उसको वैसे ही ट्रीट करूँगी जैसे मैं नई मशीनरी को ट्रीट करती आ रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड, ओवरऑल एक्सपेंसेस मतलब रिपेयर कराना, अब सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो ये फॉल्स है गाइस। क्यों फॉल्स है? बिकॉज सेकेंड हैंड मशीनरी को भी हम नया ही ट्रीट करते हैं टिल दैट मशीनरी बिकम रेडी टू यूज़। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। देखो, ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू पुट सेकेंड हैंड मशीनरी इन अ वर्किंग कंडीशन टू ड्राइव एंड्रेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, सो इट शुड बी कैपिटलाइज। सेकेंड है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वर्किंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना, तो ये भी फॉल्स है। इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम दैट मनी स्पेंड फॉर रिड्यूस रेवेन्यू एक्सपेंसेस would have generating long term benefits to the entity, so it is a capital in the nature. Legal fees to acquire property, property के लिए legal fees acquire करना, हाँ जी। till that asset become ready to use, whatever expenses, property मेरी fix in the nature होती है, so true है, ये capital ही होते हैं। then amount spent as a lawyer's fee to defend a suit claiming that firm's factory site belong to the plaintiff land is a capital expenses। guys ये आप बताना मुझे क्या हो सकता है। देखो, लेट्स अज्यूम करो मैंने ऑलरेडी एक लैंड परचेस कर रखी है, ठीक है, मेरे पास एक लैंड है ऑलरेडी परचेस है, मतलब टिल दैट एसेट बिकम रेडी टू यूज़ मैंने अगर लॉयल की फ़ी पी करी होगी तो स्टार्टिंग में वो कैपिटलाइज हुई होगी। लेकिन ये जो मेरी लैंड है ना, इस पर अभी आप आके बोल रहे हो कि ये लैंड मैडम आपकी नहीं है, मेरी है। अब ये क्या मेरी लैंड ऑलरेडी रेडी टू यूज़ है? हाँ जी है। तो अब आपके साथ लड़ने के लिए मैंने एक लॉयर अपॉइंट किया है। मुझे आप बताना, क्या मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है इससे? क्या मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है? जी नहीं बढ़ रही है, इसीलिए ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। देन है अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट, वर्न आउट पार्ट मतलब बहुत ही छोटा सा पार्ट ऑफ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंसेस। जी नहीं, छोटा सा पार्ट अगर आप रिपेयर करते हो तो ये रेवेन्यू होता है, बिकॉज ये कैपेसिटी नहीं बढ़ाता, एफिशिएंसी नहीं बढ़ाता। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जी नहीं, भले ही ओल्ड बिल्डिंग हो लेकिन हमारे लिए तो नहीं है, तो टिल दैट असेट बिकम रेडी टू यूज वॉट एवर एक्सपेंसेस इट मे बी कैपिटलाइज, सो ये कैपिटल नेचर है, इसलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा हॉल। यस जी हाँ, सिनेमा हॉल के लिए मैं लाइसेंस ले रही हूँ, क्या कैपिटल इन नेचर है? हाँ जी कैपिटल इन नेचर है, बराबर है। अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स विच वेर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस एंड वेर डीमॉलिश व्हेन सिनेमा हाउस वॉज रेडी इज कैपिटल एक्सपेंसेस। ये ट्रू है, मैं बताती हूँ उसके बारे में क्या, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे ना मेरा एक सिनेमा हॉल बन रहा है बहुत बड़ा, क्या बन रहा है? सिनेमा मूवी थिएटर बन रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार जब भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसके बाजू में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ होता है ना, और वो सामान रखने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी हट्स बनाई जाती है, वो ऐसा डालते हैं छोटे छोटे हट्स में, वो सारा सामान रखते हैं, वर्कर्स भी वहाँ पे रहते हैं। तो ये क्या ये सिनेमा हॉल बनाने के लिए ज़रूरी है? हाँ जी, ये हट्स तो ज़रूरी है, और ये हट्स डिमोलिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी जब सिनेमा हॉल बनेगा, तो क्या कैपिटल इन नेचर है? हाँ जी गाइज, ये कैपिटल इन नेचर है, इसीलिए ट्रू, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। आगे बोल रहा है स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू। देखते हैं, चलो। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्टेड विथ ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री फॉर 10,000। फैक्ट्री के लिए लाइसेंस ले रहे हैं भाई, लॉन्ग टर्म के लिए है, इंटेंजिबल एसेट है, कैपिटल है। 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री न्यू साइट। अरे इन्वेंट्री को रिमूव कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? मेरे पास 2 गोडाउन है, इस गोडाउन से उस गोडाउन में माल शिफ्ट कर रही हूँ, क्या मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है? नहीं। क्या मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है? नहीं। तो ये क्या है? रेवेन्यू। रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ इंजिन वेयर चेंज एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। गाइस मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है ना, तो ये क्या है? कैपिटल इन नेचर है। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन, ये एक टाइप की एसेट है जो कि क्या है? कैपिटल इन नेचर है। फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, अ सम ऑफ 5,000 हैज़ बीन इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स। ये अगेन वही आ गया, क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंसेस। चलो आगे है
बेस्टेक सोल्यूशन बाइज एंड सेल्स अ कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस. इट परचेज 20 कंप्यूटर. देखो इनका बिजनेस क्या है, बेस्टेक का बिजनेस क्या है, कंप्यूटर का बिजनेस है. तो मुझे बताओ डे टू डे बेसिस पे ये जो कंप्यूटर बेचते होंगे क्या ये रेवेन्यू इन नेचर है? हाँ जी, आप बोलोगे हाँ मैडम, जैसे इनका बिजनेस ही कंप्यूटर का है तो ये तो रेवेन्यू इन नेचर है. लेकिन मुझे एक बात बताना, जो आप वो खुद कंप्यूटर यूज करते होंगे, आप बोलोगे मैडम नहीं वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए है ना, तो फिर वो कैपिटलाइज हो जाएगा. तो देखो बेस्टेक सोल्यूशन बाइज एंड सेल्स कंप्यूटर एज पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस. इट परचेज 20 कंप्यूटर फॉर रीसेल. रीसेल के लिए इन्होंने कंप्यूटर कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है. कॉस्ट ऑफ ईच कंप्यूटर इज 20,000. आप करो 20,000 इंटू 20 लगभग होते हैं 4 लाख, है ना. ऑल्सो परचेज अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 24,000 फॉर अकाउंटेंट. देखो ये खुद के लिए परचेज करें, अपने अकाउंटेंट के लिए इन्होंने कंप्यूटर परचेज किया है टू एबल टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइसेस. खुद के लिए ले रहे हैं. तो मुझे आप बताना ये 4 लाख, आप बोलोगे मैडम रेवेन्यू, और ये 24,000 ये है कैपिटल. ओके चलो गाइज यहाँ तक ख़त्म हुआ, आगे बढ़ते हैं. कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. अभी रिसिप्ट मतलब क्या, अभी तक हम देख रहे थे एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मतलब खर्चे करना, रिसिप्ट मतलब आना. तो देखो ये जो मैंने सिंगापुर से मशीन लाई थी, इस मशीन को मैं बेच रही हूँ आपको 5 करोड़ में. क्या मेरे बिजनेस से जो मेरी फिक्स एसेट आई थी, क्या वो फिक्स एसेट वापस जा रही है? आप बोलोगे हाँ मैडम फिक्स एसेट जा रही है. तो गाइस जब भी हम फिक्स एसेट बोलते हैं, जाती है आपके बिजनेस से, मेरे बिजनेस से एसेट जा रही है, तो क्या मुझे आपसे पैसे मिलेंगे? हाँ कैश मिलेगा. तो जो वो कैश मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अवर कैपिटल रिसिप्ट. एंड कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब नॉर्मली आप इसका एग्जांपल ले लो सेम. देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट क्या है? फिक्स एसेट फॉलिंग, फिक्स एसेट कम हो रही है आपकी, दैट इज सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, है ना. मनी रिसीव्ड इन सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट. जब भी आप फिक्स एसेट को सेल करते हो तब जो भी पैसा होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. जनरली नॉन रिकरिंग होती है. नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होता, बहुत ही रेयर आप फिक्स एसेट को बेचते हो. तो रिसिप्ट मतलब क्या? पैसा आ रहा है. कब आ रहा है? जब आप फिक्स एसेट को बेचते हो तब जो भी पैसा आता है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं. और रेवेन्यू रिसिप्ट ऑब्टेन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि जो कि रिकरिंग होती है, जैसे कि आपका सेल डेली होता है, तो इट्स कॉल्ड एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना. चलो देखो यहाँ पे है, स्टेट विद द रीजन वेदर द बिलो आइटम रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ ए बी लिमिटेड आर कैपिटल और रेवेन्यू. देखो क्या है, अ मशीन विथ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख इज सोल्ड फॉर 12 लाख. आप बताना कैपिटल है कि रेवेन्यू है गाइस? मशीन आपने परचेज करी थी जो कि 10 लाख की 12 लाख में बेची. आप बोलोगे मैडम ऑफ कोर्स इट इज़ अ कैपिटल इन नेचर. मशीन बेची भाई. देखो प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1 लाख रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स. अभी इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा गाइस. क्या शेयर्स हम मार्केट में इशू करते हैं तो क्या 1-2 दिन के लिए इशू करते हैं या 1-2 महीने के लिए इशू करते हैं? आप बोलोगे नहीं मैडम बहुत लंबा होता है, शेयर्स तो सालों के लिए इशू करता है. तो शेयर्स जो भी इशू होते हैं वो कैपिटल होता है, और उसके रिलेटेड प्रीमियम अगर मिल रहा है तो वो भी क्या है? कैपिटल इन नेचर है. ठीक है. नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ 20,000 रिसीव फ्रॉम सोल्ड इन गुड्स. सेल कर रहे हो तो क्या है? रेवेन्यू इन नेचर है. अमाउंट ऑफ 5 लाख रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक. ऑल्सो इंटरेस्ट 40,000 वॉज रिसीव इन एडिशन टू मैच्योरिटी. गाइस देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 5 लाख है ना फिक्स डिपॉजिट के, ये तो आपको पता है मुझे मिलना है, तो आपके बैलेंस शीट में ये एसेट दिख रही होंगी. तो ये जो 5 लाख मिल रहे हैं ये क्या है? कैपिटल है. बट ये जो इंटरेस्ट मिला है ये तो शॉर्टर पीरियड के लिए मिला है, इसलिए 40,000 का इंटरेस्ट क्या है? ये है रेवेन्यू. आप एक बार पढ़ लेना. अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट, रिकवरी ऑफ डिपॉजिट अमाउंट इज कैपिटल रिसिप्ट, इंटरेस्ट इनकम इज एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है. चलो चलते हैं आगे. गुड पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हाउस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर. सिनेमा हाउस बना रहे हो और नीचे वाले दिए गए खर्चे कर रहे हो. बोले सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेस किया. बताओ कैपिटल है ना? जी हाँ कैपिटल.
आगे बोल रहा है रीपेंट किया उस फर्नीचर को, बोलो क्या, कैपिटल। फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाय ओन वर्कर, वेजेस फॉर बिंग इज 200, ये वेजेस भी क्या होंगे गाइस, ऑफकोर्स फर्नीचर टिल दैट एसेट बिकम रेडी टू यूज, वॉट एवर एक्सपेंसेस इज देयर वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज, तो पूरे के पूरे 10,200 क्या होंगे, कैपिटल इन नेचर। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इन कनेक्टिंग विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा वर्थ ₹20,000, लाइसेंस लिए तो क्या होगा, कैपिटल, फिक्स एसेट है। ड्यूरिंग द कोर्स सिनेमा कंपनी वॉज फाइन 1,000, सिनेमा कंपनी को फाइन लिखा 1,000, क्या फाइन मेरा परमानेंट होता है, जी नहीं, टेम्पररी होता है, तो क्या है, रेवेन्यू। फॉर कॉन्ट्रावेंशिंग रूल्स रिन्यूअल फी, अच्छा देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लाइसेंस को रिन्यू कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फाइन पे कर रही थी और यहाँ पे मैं लाइसेंस को रिन्यू कर रही हूँ, तो लाइसेंस को रिन्यू कर रही हूँ तो मेरे साथ तो लंबा चलेगा, इसलिए क्या है ये कैपिटल है, तो इसमें 1,000 रुपीज़ क्या हो गए, रेवेन्यू हो गए। बाकी आपके ये 20,000 और 2,000 क्या है, ये जो 20,000 है क्योंकि लाइसेंस ले रहे हो और ये 2,000 लाइसेंस को रिन्यू कर रहे हो, तो ये क्या है, कैपिटल इन नेचर। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस 1,000 वॉज पेड फॉर 1 ईयर, ऑफकोर्स रेवेन्यू है भाई। नेक्स्ट है टेम्पररी हट्स वेयर कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग 1,200, ये हमें पता है, इसके पहले भी आया था। दे वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा, दे वर डिमोलिश, क्या होगा आपका ये, कैपिटल इन नेचर। चलो नेक्स्ट है स्टेट विद द रीजन हाउ डू यू क्लासीफाई फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 फॉर इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ रही है तो क्या होगा, कैपिटल इन नेचर, जहाँ भी एफिशिएंसी बढ़ रही है कैपिटल होगा। इनाग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 25 लाख इनकम टू ओपनिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, भले ही इनाग्रेशन आप एक्सपेंसेस पे आप 25 करोड़ का ही खर्चा क्यों ना कर दें, स्टिल इनाग्रेशन एक्सपेंसेस कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ऑलवेज रेवेन्यू होंगे, बिकॉज इनाग्रेशन से मुझे कोई परमानेंट बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट है कंपनसेशन 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड वॉलंटरली रिटायरमेंट, मुझे बताना ये क्या होगा, ऑफ कोर्स ये रेवेन्यू है, बिकॉज मेरे जो वर्कर्स हैं उनको मैं कंपनसेशन दे रही हूँ, क्या ये वर्कर जो छोड़ के जा रहे हैं मुझे बेनिफिट दे के जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, मेरी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, तो ये क्या है, रेवेन्यू इन नेचर है। चलो कितना बचा है यार, हो गया। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट एज ए कैपिटल और रेवेन्यू, देखते हैं कैपिटल है कि रेवेन्यू है। 10,000 स्पेंड एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेस ऑफ कैपिटल एसेट, आप बताना आपके एग्जाम्पल में वो जो सिंगापुर में डायरेक्टर गए थे, क्या वो बिजनेस रिलेटेड गए थे, हाँ, तो क्या किया था हमने, कैपिटल एसेट को परचेस करने के लिए गए हैं, तो ये क्या होगा गाइस, कैपिटल एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग द ईयर, ट्रेड रिसीवेबल आपके डेटार से पैसा मिला, ऑफकोर्स रेवेन्यू यार। अमाउंट स्पेंड ऑन डिमोलिशिंग ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिल्डिंग, आप क्या कर रहे हो बताएं, लेट्स अज्यूम करो आपका यहाँ पे एक बिल्डिंग बना है, ठीक है, बट आपका बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ये बिल्डिंग हटा के इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है। मुझे बताओ ये बिल्डिंग हटा रहे हो क्या नए बिल्डिंग बनाने के लिए, हाँ जी हाँ, तो ये जो बिल्डिंग को हटाने के लिए खर्चा आएगा ये क्या होगा, कैपिटल इन नेचर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर, ऑफ कोर्स मशीनरी क्या होती है मेरी, कैपिटल है, उसके रिलेटेड अगर कोई पैसा मिल रहा है तो वो भी कैपिटल है। नेक्स्ट है आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर, देखते हैं चलो। वैसे एबीसी एंड कंपनी रन अ रेस्टोरेंट, ठीक है, दे रिनोवेटेड सम ओल्ड कैबिन्स, ओल्ड कैबिन को रिनोवेट किया, बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन सम स्पेस वॉज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन वॉज इंक्रीज, गाइज मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है क्या, मेरे कैबिन पहले 10 थे अब 13 हो गए, क्या एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्या इससे मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हाँ। टोटल एक्सपेंसेस आए 20,000, बताना क्या करूँ, आप बोलोगे मैडम आंखें बंद करके क्या करो, इसको कैपिटलाइज करो, बिकॉज मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। नेक्स्ट है मेसर्स न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी सोल्ड सर्टन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस, 5 कस्टमर डिड नॉट पे इंस्टॉलमेंट, टू रिकवर सच आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट द फर्म स्पेंड 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीगल फीस, मुझे बताना, देखो आपने हायर परचेस का बिजनेस का भी सुना होगा, किसी ने देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, फ़ोन ईएमआई पे लेते हैं, कार ईएमआई पे लेते हैं,
तो ऐसे ही ये EMI किसी लोगों ने दिया ही नहीं, वो दिया ही नहीं तो उसको लाने के लिए, वो पैसा लाने के लिए कंपनी को 10,000 का खर्चा करना पड़ा। क्या कंपनी इसको कैपिटलाइज करेगी? क्या कंपनी के इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? क्या कंपनी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है? आप बोलोगे नहीं, तो हम इसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू। नेक्स्ट है, Mrs. Ballava and Company of Delhi purchase a machinery from Mrs. Shah and Company of Ahmedabad. Ballava and Company spent 40,000 for transportation of such machinery. The year ending is 35. मुझे बताना मशीनरी कहाँ से आई है? दिल्ली से नहीं, अहमदाबाद से दिल्ली गई है। अहमदाबाद से दिल्ली गई है, 40,000 रुपये खर्चा आया। क्या रिलेटेड टू मशीनरी है? क्या मशीनरी अभी रेडी टू यूज़ है? आप बोलोगे नहीं, तो बताओ इस एक्सपेंसेस को क्या करूँ? आप बोलोगे मैडम कैपिटलाइज करो। हमने हमारी एग्जांपल में देखा था, ये क्या होगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। चलो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है गाइज। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। चलो एक बार ट्रू एंड फॉल्स भी क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट है, द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेट एक्सपेंडिचर। अरे यार, हमने 5 बेसिक कंसिडरेशन देखे थे, आपको याद है? उसमें क्या नेचर ऑफ बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था? हाँ था, तो ये तो फॉल्स है भाई, है इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ एसेट टू इंक्रीज इज प्रोडक्टिव कैपेसिटीज रेवेन्यू। अरे नहीं यार, अगर आप मेजर रिपेयर कर रहे हो और उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो इट इज़ क्या होगा? इट इज़ अ कैपिटल इन नेचर, और ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है, अमाउंट स्पेंट एज अ लॉयर्स फी टू डिफेंड अ suit claiming that firm's factory site belonging to plaintiff land is a capital। ये अगर वही हो गया गाइज, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। देखो क्या है, मेरी ऑलरेडी एक लैंड परचेज करी हुई है ना? ये जो लैंड है ऑलरेडी परचेस्ड है। अब इस ऑलरेडी परचेज लैंड में आप आ रहे हो और आप बोल रहे हो दिस लैंड इज माइन। मैंने बोला कैसे तुम्हारी? बोला मैडम ये मेरी है, आपके पास कुछ बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स है। बट मैंने बोला मैंने तो पैसे दे के खरीदे। बोला मुझे नहीं पता कुछ। चलो, क्या मेरी ऑलरेडी परचेस लैंड है गाइज? हाँ। क्या ऑलरेडी रेडी टू यूज़ है? हाँ। अब आप इस पे झगड़ा कर रहे हो, क्या इससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा? नहीं। क्या मेरी इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी? नहीं। क्या ऑलरेडी रेडी टू यूज़ है? हाँ है। तो मुझे बताना, अभी आपके साथ झगड़ा करने के लिए मैंने एक लॉयर अपॉइंट किया है, ठीक है? इस लॉयर को मैं पैसा दे रही हूँ, लेट्स अज्यूम करो 50,000। तो मुझे बताना, क्या ये पैसा कैपिटलाइज होगा? आप बोलोगे नहीं मैडम, ये कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि इससे मेरी कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, मुझे कोई रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये 50,000 क्या है? मेरी रेवेन्यू इन नेचर है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। वर्न आउट पार्ट मतलब स्मॉल पार्ट, तो ये कैपिटल नहीं है, ये क्या है? रेवेन्यू है। लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल इन नेचर। हाँ जी हाँ, लेट्स अज्यूम करो यहाँ पे मेरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है, मुझे खरीदनी है। देखो ये सिचुएशन कब की है? खरीदने के पहले की सिचुएशन है, बिफोर परचेसिंग प्रॉपर्टी। बिफोर परचेसिंग प्रॉपर्टी सिचुएशन है, मुझे इस प्रॉपर्टी को खरीदना है, ठीक है? और ये खरीदने के लिए इसके ऊपर कोई एलिगेशंस थे, तो मैंने क्या किया? एक लॉयर अपॉइंट किया, ठीक है? अब उस लॉयर ने क्या किया? उस लॉयर को मैंने 50,000 दिए, उसने यहाँ इसके ऊपर जो जो क्लेम थे वो सारे हटा दिए, ठीक है? अब ये प्रॉपर्टी आई कैन परचेस, और ये परचेस मैं कर सकती हूँ, बट ये परचेस करने के पहले मैंने 50,000 दिए। तो मुझे बताना, क्या कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा? आप बोलोगे मैडम कैपिटल होगा, और ये क्या है? ट्रू है। अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स विच आर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस एंड वे डिमोलिश। वही यार, एक सिनेमा हाउस बनाना है हमें, उसके लिए मैंने आपको बताया कि सामान रखने के लिए हमें यहाँ पे छोटी छोटी हट्स बनाना होती है, इसका सामान यहाँ पे रखते हैं, फिर ये बनने के बाद इसको डिमोलिश कर देते हैं। तो ये डिमोलिश करते हैं, लेकिन ये सिनेमा हॉल बनाने के तो इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए क्या है? कैपिटल इन नेचर। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करने का ट्राई किया। ये सिंगापुर वाला एग्जाम्पल आपके आई होप दिमाग में बैठ गया होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इससे आपका सारा कैपिटल कवर हो जाएगा।
फिर ये जो नहीं है वो बाकी सारा क्या है, रेवेन्यू है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच. गुड बाय.